हेलो क्लास। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो, नीट के बारे में सोच रहे हो, जेई के बारे में सोच रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपका हर एक एंट्रेंस एग्जाम में लगभग हर साल ही आपका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत सिंपल सा टर्म है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिफिनीशन सबसे पहले देखते हैं। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ आप दो टर्मिनोलॉजी पे विशेष ध्यान देंगे। नंबर वन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए आपका लिखा है द फिक्स नंबर ऑफ वाटर molecule present in one formula unit of salt is called water of crystallization. The water of crystallization means some salt have able to absorb water molecule. कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को रखते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास वाटर नहीं होता है उसको अनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं, और जो अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को रखते हैं उसको हम लोग हाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। और उस हाइड्रस सॉल्ट को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के टर्म से देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एनहाइड्रस क्या है, अगर हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे पास है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपका कलरलेस होता है। ये कैसा होता है बेटा? ये होता है कलरलेस। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपको बताता हूं। कलरलेस है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब आपको करना क्या है? कुछ विशेष काम नहीं करना है। एक कंटेनर लेना है, इस तरह से एक कंटेनर लेना है। इस कंटेनर में आपने पाउडर फॉर्म में किसको ले रखा है? इस कंटेनर में पाउडर फॉर्म में आपने ले रखा है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। हमको एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में रखना एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कलरलेस होता है। उसके बाद आपको छोटा सा काम करना है, आपको इसके अंदर ऐड करना है ड्रॉप के थ्रू 1 to 2 ड्रॉप या 2 to 3 ड्रॉप। आपको इसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप आपको इसके अंदर क्या डालेंगे? वाटर को डालेंगे। आप इसको अपने लेबोरेटरी में परफॉर्म करके देख सकते हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप 2 to 3 ड्रॉप वाटर को डालोगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर, आप देखेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कलरलेस था, जैसे आपने 2 to 3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं लिया, आपने डाला है, आपने 2 to 3 ग्राम आपने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया था, और 2 to 3 ड्रॉप आप ड्रॉपर से वाटर को इसके अंदर डालते हैं। जब 2 to 3 ड्रॉप आपको इसके अंदर वाटर को डालते हैं, आप देखेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो रहा है? आपका चेंज हो रहा है। कलर का चेंज होना एक केमिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स इसके अंदर वाटर कुछ काम कर रहा है। वाटर काम क्या कर रहा है? एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट के साथ मिलके आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म कर रहा है, और आपके क्रिस्टल मिलेंगे, और जो क्रिस्टल मिलेंगे अब वो कलरलेस क्रिस्टल नहीं होंगे, वो आपको जो कलर क्रिस्टल मिलेंगे वो कलर्ड क्रिस्टल होंगे, और आपको मिलेगा CuSO4.5H2O, और ये 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ मैक्सिमम आ जाएंगे, और ये 5 वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ आएंगे तो ये आपका कहलाएगा hydrous copper sulfate, and this process is called water of crystallization. This process is called water of crystallization. तो 5 वाटर मॉलिक्यूल विथ कॉपर सल्फेट, और इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्लू विट्रॉल। तो कहीं आप अगर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट देखते हो तो आपको समझ जाना है कि इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, और कहीं आप कॉपर सल्फेट को देखते हो कैसे? कहीं कॉपर सल्फेट को देखते हो आप केवल कितना? विदाउट
वाटर मॉलिक्यूल कलरलेस देखते हो तो आपका ये कलरलेस नो वाटर, विथ कलर वाटर। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ गए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के और हम 2-4 एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, और कुछ मॉलिक्यूल आपको दिखाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ वन यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट में ये सारी बातें है ना, और देख सकते हो आप एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट .10H2O को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ हैं। ठीक, और लेते हैं हम लोग जिप्सम ले लीजिए, CaSO4.2H2O, तो इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। ये भी आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जांपल है। और आप ले सकते हो किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, इसको हम लोग POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट आपका डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट आपका हेमीहाइड्रेट, एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फुली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको समझ में आया। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका फॉर्मूला है CaSO, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह आपसे पूछा जाए व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाएंगे। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब आप समझिए आपके सॉल्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जनरली अगर आप देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हर दूसरे साल आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एवरी सेकेंड ईयर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आना है, फिक्स है। चाहे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आप सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कुछ नहीं पूछा तो आपसे यूजेस पूछ सकता है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, का क्या यूज है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉलिक्यूलर फार्मूला से, केमिकल नेम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका है CaSO4.12H2O। आप हमेशा सोचते होंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यही क्यों आपका इसके साथ आता है, कहीं और कोई मॉलिक्यूल नहीं आता है। तो थोड़ा सा हम इसके लॉजिक को भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये आपका ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन
का जो एटॉमिक नंबर होता है, एकदम डिटेल में जाएंगे। जो ऑक्सीजन का अगर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। और अगर हम इस ऑक्सीजन के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2,6 होगा। इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी अगर हम वैलेंसी देखेंगे ऑक्सीजन की, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है। मतलब ये 2 बॉन्ड बना सकता है, मिनिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 है। बट इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो अगर वाटर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक एटम का इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक एटम का इसका इलेक्ट्रॉन मिलके आपका यहाँ एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो मैंने दिखा दिया, बट आपको समझना है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा होगा इस तरह से। अभी आप देखेंगे इस वाटर मॉलिक्यूल के पास अभी भी हमारे हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपने बनाया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या हम इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान से देखिए बेटा, और तब हमको बताइए कि इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप कहोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप हमको बताओ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने वाला कौन होता है? आंसर इज प्रोटॉन। आंसर क्या होगा? प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा वो हमेशा चाहेगा कि इस वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ क्या करें? अट्रैक्ट करें। अपनी तरफ क्या करें? अट्रैक्ट करें। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को, ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो हाफ मोल, आधा मोल है ना, या कह सकते हैं हाफ मॉलिक्यूल्स है ना, 1/2 वाटर मोल्स, हाफ मोल वाटर इस कैल्शियम सल्फेट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। मैक्सिमम कितना एडजॉर्ब होगा वो अलग बात है, बट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है कैल्शियम सल्फेट के सरफेस पे, तो हाफ मॉलिक्यूल अगर एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्बेशन इज द सरफेस फिनोमिनन, द प्रोसेस इन विच एनी मॉलिक्यूल एडजॉर्ब at the surface of any other molecule is called adsorption। उसको एडजॉर्बेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं मैंने अपने हाथ को बोर्ड पे रख दिया है, तो बोर्ड के ऊपर मेरा हाथ ऐड हो गया है, एडजॉर्बेशन हो गया है। और अगर इस बोर्ड के अंदर मेरा हाथ चला जाएगा तो उसको हम लोग एब्जॉर्बेशन कहते हैं। तो एडजॉर्बेशन इज द सरफेस फिनोमिनन एंड एब्जॉर्बेशन इज द बल्क प्रोसेस। अगर कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एंटर कर जाता है, बल्क में चला जाता है, तो उसको एब्जॉर्बेशन कहते हैं। और अगर कोई एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस पे रुक जाता है तो उसको एडजॉर्बेशन कहते हैं। सिंपल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा और इस प्रोसेस को एडजॉर्बेशन कहते हैं। और इस वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करने की कैपेसिटी को
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कहीं कहीं आप देखते होगे इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं बता रहा हूँ। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 का इधर 2 का उधर, ऐसे समथिंग लाइक दैट। जैसे यहाँ मैंने 1, अगर मैं कहता हूँ इसके साथ 1 है, 1 का इधर मल्टीप्लाई, इसका 2 का इधर, कैसे देख लो आप समझ जाओगे। अभी मैंने ऐसे लिखा, अगर कहीं ऐसा लिखा है CaSO4 ट्वाइस इंटू H2 इंटू H2O, मतलब समझिए आप, CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल के साथ वाटर का 1 मॉलिक्यूल, CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल, तो CaSO4, ये आपका CaSO4 के 2 मॉलिक्यूल के साथ वाटर का 1 मॉलिक्यूल, तो ये आपका 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल 2 के साथ, तो 1 के साथ कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल 2 के साथ है तो 1 के साथ कितना होगा, हाफ ना। तो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो भैया कंफ्यूज मत होना, 1 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बोथ आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेशन, both are perfect example of water of crystallization, and this is the chemical formula of plaster of Paris। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है इसका? जो केमिकल नेम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। होपफुली आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसका प्रिपरेशन बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर। तो अगर हम इसके प्रिपरेशन पार्ट पे जाएंगे तो प्रिपरेशन कैसे ये बनाया जाता है, इसका कैसे सिंथेसिस होता है, ये किस तरह से हमको ऑब्टेन होता है। तो नेचर में बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं जिप्सम के, बड़े बड़े किसके पत्थर पाए जाते हैं? जिप्सम के। और जिप्सम का केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, 1 मॉलिक्यूल के साथ 1/2 मॉलिक्यूल वाटर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस 1 मॉलिक्यूल के साथ 2 मॉलिक्यूल वाटर होगा, तो उसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड जिप्सम। अब ये जिप्सम कहलाता है, जिसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं जिप्सम। जिप्सम का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आप हीट करोगे 100 डिग्री C तक, 100 डिग्री C, या अगर हम इसको केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन टेम्परेचर। तो चाहे आपका 100 डिग्री C हो, चाहे 373 केल्विन, क्योंकि 273 में 100 आपने ऐड कर दिया है तो केल्विन में टेम्परेचर आ गया है। एट दिस टेम्परेचर वी ऑब्टेन POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हमको मिलेगा CaSO4.1/2 water molecule and remaining water molecule, that is this amount of water molecule form vapor and vaporate। इसके वेपर बन के उड़ जाएंगे और हमको मिलेगा फ्रेश
white powder, crystalline powder, and that is called plaster of Paris CaSO4 dot 1/2 H2O, and this is the method of preparation of plaster of Paris. नोट कर लें आप, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने देखा प्रिपरेशन के बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है क्या, आपका प्रॉपर्टी। हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसके प्रॉपर्टी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, है ना। ये आपका वाइट कलर का, इट इज़, फिर से मैं लिख दूँ, थोड़ा तिरछा हो गया था, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन क्या होता है, पाउडर होता है, जो आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो आपसे पूछा जाता है, दूसरी प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसने भी अपने घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से किसी वॉल को स्मूथ करने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से टॉयस बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस से डेकोरेशन के लिए, ये सब करते हुए देखा होगा। तो जो भी आपका इससे रिलेटेड जो भी काम करने वाला है, जब भी काम करेगा तो थोड़ा सा डिज़ाइन बना के रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएगा, फिर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेट कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, उसको रोक रहा है, हार्ड मास बना रहा है, ताकि वो कभी टूट ना सके, खिलौना टूटे ना आसानी से, डिजाइन आपका ख़राब ना हो आसानी से। उस प्रोसेस को हम सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बट ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में उसका प्रॉपर केमिकल रिएक्शन लिख के आपको बताना होगा। तो देखिए सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो भी मैकेनिक, जो भी मिस्त्री है, जिसने भी इसका काम करना है, उसने लिया वाइट पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मैक्सिमम 2 वाटर मॉलिक्यूल को रख के जिप्सम बनाएगा हार्ड। तो इसके अंदर कितना भी वाटर डालें, तो जो भी इससे रिलेटेड काम करने वाला है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल को लेता है, वाटर को लेता है। वाटर कितना भी अमाउंट में वाटर ले, लेकिन वैसे भाई कितने अमाउंट में वाटर लेगा, मतलब समझो आप, जैसे अगर मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि मैं मैक्सिमम 10 रोटी या मैक्सिमम 2 रसगुल्ले खा सकता हूँ, तो मेरे सामने अगर एक ट्रक रसगुल्ला रखा है, तब भी जब मेरी कैपेसिटी 2 ही खाने की है तो 2 ही रख सकता हूँ। जैसे इस मेरे जेब में अगर 10 मार्कर आ सकते हैं, तो मैं 10 ही मार्कर रखूँगा ना। मेरे पास अगर ट्रक ला के रख दिया जाएगा तो क्या मैं, जगह ही नहीं मेरे पास इस जेब में रखने के लिए, तो मैं 10 मार्कर से ज़्यादा तो वहाँ से ले नहीं सकता हूँ। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट के पास मैक्सिमम 2 वाटर मॉलिक्यूल रखने की एबिलिटी होती है। तो इसके अंदर पानी तो कितना भी डालें, लेकिन उसमें से आपका हाफ तो पहले से है, तो ये आपका क्या करेगा, इतना 3/2 लिख देते हैं हम लोग, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल को और एड्सॉर्ब करेगा, और एड्सॉर्ब करके एकदम हार्ड CaSO4.2H2O आपका एकदम से हार्ड मास बना लेगा। तो जो भी डिज़ाइन बना रहा है दीवार के ऊपर, वो दीवार पे डिज़ाइन पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा और मिलेगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। है क्या, जिप्सम ही है बेटा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम फिर से बन जाएगा। बट ये जब जिप्सम बना तो कैसे बना, तो आप सोचोगे सर हमने इसको किया क्यों नहीं, जिप्सम ही रख लेते। जिप्सम बहुत हार्ड होता है बेटा, उसका हम डिज़ाइन नहीं बना सकते, तो पहले उस पत्थर को सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो उस पत्थर को सॉफ्ट किया, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया, पाउडर बनाया, पाउडर में पानी डाला, जैसे मिट्टी का खिलौना बनाते हो। फिर उसका मैंने क्या किया, हार्ड किया। देखो मिट्टी का खिलौना बनाते हो, सूख जाने के बाद हार्ड हो जाता है, जब तक सूखता नहीं तब तक मुलायम रहता है। तो जब हार्ड होता है,
सूखने के बाद सेट हो जाते हैं, सब कुछ हार्ड हो जाते हैं। लेकिन मिट्टी का नॉर्मल खिलौना उतना ज़्यादा तो उस ब्रेकिंग एबिलिटी उसकी तो ज़्यादा होती है, आसानी से ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये आसानी से ब्रेकेबल नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को तोड़ोगे टूट तो जाएगा ही, पर नॉर्मली टेम्परेचर के घटने बढ़ने से उसमें बहुत विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप एक बार घर में डिज़ाइन बना लो, वॉल के ऊपर, सीलिंग के ऊपर डेकोरेट करा लो पीओपी के साथ, तो बहुत लंबे समय तक रखता है। आप पेंटिंग करते जाइए, वो टूट सकता है, लेकिन आप टेम्परेचर की वजह से कम या ज़्यादा नहीं होगा कि ऐसा कि टेम्परेचर घट गया, बढ़ गया या कुछ हो गया, वो ब्रेक हो गया, उसमें होल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सेट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, मेडिकल में देखा होगा, जो आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं हड्डियों वाले, तो सपोज करो ये मेरा हाथ या आपका हाथ, किसी का हाथ पैर कुछ टूट गया है ना, यहाँ से कुछ टूट गया, यहाँ से कहीं से ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया तो क्या हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गए। अब बोन के सेल को आपस में ज्वाइंट होने के लिए, सेल का डिफ्रेंसिएशन होने के लिए लंबा समय लगेगा। उस लंबे समय के लिए सपोज करो ये है और ये है, इनको आपस में जोड़ना है, तो इसको यहीं जोड़ना है तो यहीं जुटना चाहिए। तो इसी तरह जुटने के लिए दोनों को सेम पोजीशन पे लंबे समय तक रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप हाथ पैर कहीं टूट गए और आपने ऐसे करके रख दिया, आप अगर ऐसा कर सकते हो, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि आप ज़िंदगी जब से 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, 40 दिन, जितने दिन आपका आर्थोपेडिक सर्जन कहता है, उतने दिन अपने हाथ को अगर इसी सेम पोजीशन पे सोते जागते, उठते बैठते, खेलते कूदते रखे रहते हो, तो आपका बोन जहाँ से टूटा वहीं आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं रख पाते हो तब भी ज्वाइंट होगा, लेकिन वो ज्वाइंट आपका वहीं होगा, या हाथ आपका तिरछा हो गया, या कुछ इस तरह से हो गया, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो आर्थोपेडिक सर्जन होता है, आप देखते होंगे जब किसी का हाथ टूटता है, आप जब जाओगे मार्केट में ओपन होगा, तो आप जाइएगा कि जहाँ आपका प्लास्टर हो रहा होगा, वहाँ क्या करेगा वो डॉक्टर, आपका वाइट कलर की पट्टी लेगा, उसके अंदर उसने पानी के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोल रखा है, और उसको उसमें पट्टी डालेगा, बांधेगा, फिर पट्टी डालेगा, बांधेगा, पट्टी डालेगा, बांधेगा, पट्टी डालेगा, बांधेगा, पूरा एक लेयर बना देगा, और पूरा एक लेयर बना देगा और कुछ समय के लिए आपको ऐसे छोड़ देगा। आप देखेंगे 20 से 25 मिनट या 15 से 20 मिनट के अंदर वो पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। इतना हार्ड हो जाएगा कि उस पर अगर हम मारोगे तो नीचे चोट नहीं लगे, उसको भी कुछ लिखोगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उससे क्या होगा, आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन अंदर जो उसका हाथ है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एकदम से हार्ड आपने प्लास्टर लगा दिया है, सेट कर दिया है। तो दैट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद एक और इसी में टॉपिक बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक लास्ट टॉपिक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में बचा है, यूजेस। उसके यूजेस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमने क्या ले रखा है, हमने ले रखा है CaSO4, हीटिंग इफेक्ट ऑफ पीओपी नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जिप्सम। जिप्सम, और कौन सा जिप्सम, जो जिप्सम आपका सेट हो गया है, जिसकी सेटिंग हो गई है, या हम अभी सब उसका भी देख सकते हैं, क्या कहते हैं, पीओपी का भी देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट आप जिप्सम का ही देख लेते हैं। क्यों? जिप्सम ने आपने सेट कर दिया, डेकोरेट कर दिया, वॉल को सॉफ्ट कर दिया, या आपने कहीं क्रैकिंग थी उसके अंदर डाल के ज्वाइंट कर दिया है, या आपने उसका टॉय बना लिया है, या कहीं प्लास्टर लग गया है, वो कैसे आपका ख़राब होगा, कैसे पाउडर फॉर्म में आएगा, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो ये कैल्शियम सल्फेट लिया, .2H2O, तो इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिप्सम। इसको जिप्सम कहते हैं। जिप्सम को करना क्या है आपको, जिप्सम को आपको हीट करना है, और इसके हीटिंग इफेक्ट को देख रहे हैं। तो हमने 3 प्रोसेस इसलिए बताया है क्योंकि इसके साथ वाटर लगा है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबको पता है, 100 डिग्री C होता है। तो 3 तरीके से बात करेंगे, एक लेस देन 100 डिग्री C पे रखेंगे, एक 100 डिग्री C पे रखेंगे, एक मोर देन 100 डिग्री C पे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग जिप्सम को
लेस देन 100 डिग्री सी पे रखते हैं। लेस देन 100 डिग्री सी मतलब 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98, 99, इस टेम्परेचर पे वाटर आपके वेपर्स नहीं बनाएंगे। तो इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि बॉयल ही नहीं होगा, क्योंकि फिक्स है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी। उस कंडीशन में जिप्सम जिस तरह से था, जिप्सम उसी तरह से हार्ड रहेगा CaSO4.2H2O। मतलब आप ऐसे सोच के देखिए, एक बार आपने सीलिंग के ऊपर बढ़िया डेकोरेशन करा लिया पीओपी से, तो जब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सी नहीं होगा तब तक वो पीओपी चूना बन के, पाउडर बन के नीचे आपका गिरने वाला नहीं है। और हम आपको पता है कि रूम टेम्परेचर 100 डिग्री हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे आपका जो पीओपी से जिप्सम बना रखा है, जिससे आप डेकोरेट कर रखे हो, जो खिलौना आपके घर में कोई स्टैचू है या पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या आपने जिप्सम से क्या लगा रखा है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में कन्वर्ट करके प्लास्टर लगा रखा है, वो पाउडर में कन्वर्ट होना नहीं है, अच्छे क्वालिटी का है, तो जैसे था वैसे रहेगा। बट अगर आपको इसको 100 डिग्री सी पे रखते हो, 100 डिग्री सी पे रखते हो, तो 100 डिग्री सी पे आपको पता है 100 डिग्री सी पे आपका जिप्सम पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4.2H2। और ये वाइट क्रिस्टलाइन क्या होता है, दिस इज द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। दैट मीन्स जिप्सम ने अपने प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। और जिप्सम ने अपने प्रॉपर्टी को लॉस करके कन्वर्ट हो गया वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में। तो जो खिलौना आपने लिया था, उस खिलौनों को आग की भट्टी में डाला, और आग की भट्टी में डाला और टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री सी मेंटेन किया थर्मामीटर से देख देख के। आप देखेंगे वो खिलौना थोड़े समय में पाउडर फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब हम लोग टेम्परेचर लेते हैं मोर देन 100 डिग्री सी, 100 से ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं जिप्सम का, मतलब जहां आपने डेकोरेट किया है उसके ऊपर मोर देन 100 डिग्री सी टेम्परेचर रखोगे तो पूरी तरह से जल के खराब हो जाएगा। और जल के खराब हो जाएगा तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे वेपर बना के इसके उड़ जाएंगे, और आपको केवल और केवल मिलेगा जला हुआ कैल्शियम सल्फेट। और इस जले हुए कैल्शियम सल्फेट को एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिसके पास वाटर नहीं होता है। एनहाइड्रस मतलब पहले वाटर था, अब वाटर नहीं है। वाटर होगा तो हाइड्रस कहलाएगा, वाटर नहीं होगा तो एनहाइड्रस कहलाएगा। तो इस CaSO4 को हम लोग क्या कहेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और इस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को एक और नाम से जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल गया, इसको कहेंगे डेड बर्न POP, डेड बर्न POP या डेड बर्न जिप्सम, जला हुआ जिप्सम या डेड बर्न POP इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले तो जिप्सम आपका POP में कन्वर्ट होगा और वही POP बाद में डेड बर्न हो जाएगा। मतलब अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी मोर देन 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे रखेंगे तो मोर देन 100 डिग्री सी टेम्परेचर पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस फिर से डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जल जाएगा। एंड दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ जिप्सम एंड दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया? देखिए वो क्या रहा होगा, आप देखिए बहुत सारी घटनाएं घट रही होंगी एक साथ, लेकिन इतने तेजी से घट रही होंगी ये घटना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लग रहा है। जैसे आपने क्या लिया है, आपने ले लिया है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट और इसको आपने हीट किया है मोर देन 100 डिग्री सी में। तो क्या डायरेक्टली डेड बर्न हो जाएगा? नहीं भाई, वाटर जाने का एक तरीका है, वाटर जाने का एक पैटर्न है। पहले आपका क्या होगा, पहले 3/2 वाटर मॉलिक्यूल वेपर्स बनाएंगे पहले, बट
आपका 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। इतना कम समय लगेगा कि जो हम लोग देख नहीं सकते, बट ऑब्जर्वेशन में जाएंगे और आप स्लो मोशन में जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको दिखेंगी कल को जब प्रैक्टिकल करोगे। तो आपको सबसे पहले ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीओपी। और अभी टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सी है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 डिग्री सी पे रोक, ये बनते ही रोक दिया। टेम्परेचर तो मोर देन 100 डिग्री सी तब तक है। उसके बाद ये जल गया भैया, ये जल गया, बन गया CaSO4, जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल थे वो भी खत्म हो गए। 3/2 वाटर, मतलब टोटल वाटर मॉलिक्यूल का ये लॉस कर दिया है। और आपको क्या मिला? आपको मिला CaSO4, जिसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यूजेस के बारे में एक बार हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं यूजेस के बारे में। व्हाट इज द यूज, इसका क्या यूज है ना। तो यूजेस एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका यूज क्या है। इसका यूज आपका मेडिकल साइंस में है, इंस्ट्रूमेंट बनाने में, या ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज़ करता है, आपका बोन के फ्रैक्चर को जोड़ने में यूज़ करता है, या हम लोग सीलिंग डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग टॉयस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वाइट बोर्ड भी बनाया जाता है, वाइट बोर्ड भी बनाया जाता है इसका, है ना। सीलिंग को जॉइंट भी किया जाता है इसके साथ। और भी यूज़ देखते हैं, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है जिसको कहते हैं फायर प्रूफ मटेरियल। फायर प्रूफ मटेरियल जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं, अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है, उस बिल्डिंग में आपका पीओपी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करके उस बिल्डिंग को फायर प्रूफ बनाने में काम आता है। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।